हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। जो सेकंड प्रोडक्ट हमने देखा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से और इसका कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ से हुआ। तो मान लो कोई शॉप है, स्टेशनरी शॉप, और उसमें अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं। हम बस उसकी कॉस्ट की बात करेंगे। तो मान लीजिए पेंसिल है और इसका पर पीस कॉस्ट सपोज़ 5 रुपीज़ है। पेन है, उसका पर पीस कॉस्ट 10 रुपीज़ है। और बुक्स है, उसका पर पीस कॉस्ट 100 रुपीज़ है। और मान लेते हैं कि हमें कुछ एक आध दिन की सेल का वैल्यूएशन गिवन है। जैसे मंडे को कुछ सेल्स हुई होंगी और हफ्ते की कुछ दिनों में कुछ सेल्स हुई होंगी। तो हम फॉर एग्जांपल 4 डेज़ को ले रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। और हमें ये भी पता होना चाहिए किस सेक्शन में कितना आइटम सेल हुआ। तो here is the figure 5 6 2 3 4 1 2 0 3 7 9 and 16। अब ये जो है ये यूनिट्स को डिफाइन कर रहा है और ये पर यूनिट कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। अगर अब हमें ये पता लगाना है कि मंडे को टोटल सेल वैल्यू कितनी थी, तो हम कैसे लगाएंगे? यूनिट इंटू कॉस्ट प्लस यूनिट इंटू कॉस्ट प्लस यूनिट इंटू द कॉस्ट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 60 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 285। अब इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो ये 285, ये 155, ये 3101725 रिजल्ट जनरेट करता है। तो ये तो एक स्टैटिकल फॉर्मेट है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। बट अगर हम बात करें मैट्रिक्स फॉर्मेट की, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो हम पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि पर यूनिट कॉस्ट को डिफाइन करता है। सेकेंड मैट्रिक्स हम बनाएंगे पर आइटम की कितनी यूनिट सेल्स हुई हैं उसकी। तो इस तरीके से हमारी दोनों मैट्रिक्स बन जाएंगी। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दैट टोटल सेल वैल्यू की एक मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये तो एक रफ आइडिया था कि ये मैट्रिक्स जनरेट कहाँ से हो रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1x3 है, इसका 3x4 है, तो रिजल्टेंट हमारा 1x4 है। मैं ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको फिगर आउट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये तो एक रफली आइडिया था कि किस तरीके से हो रहा है, पर एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है A जो कि I क्रॉस J की है, और कोई मैट्रिक्स B है जो K क्रॉस S का फॉर्मेट है। तो याद रखना, ये दोनों मैट्रिक्स A एंड B का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब J इक्वल्स टू K होगा। इट्स अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो ऑब्वियसली A इज इक्वल्स टू I क्रॉस J एंड B इज इक्वल्स टू J क्रॉस S, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। या फिर हम इसको दूसरे फॉर्मेट में कह सकते हैं, A इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस C1, दिस रो क्रॉस कॉलम, एंड B इज इक्वल्स टू
R2 क्रॉस C2. So condition for A cross B is C1 is equals to R2. ये तो एक कंडीशन की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्चुअल फॉर्मेट्स की। तो A इज इक्वल्स टू, अजम्पशन है तो A11, A12, A21, A22 एंड B इज इक्वल्स टू B11, B12, B21 एंड B22। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। याद रखना कि इसमें हमें रो वाइज चलना है और इसमें हमें कॉलम वाइज मूव ऑन करना है। तो ठीक है, इस रो का पहला एलिमेंट और इस रो का, इस कॉलम का पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो A11 इंटू B11, फिर प्लस इस रो का सेकंड एलिमेंट और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट A12 एंड B21। तो इस तरीके से ये पहला एलिमेंट जनरेट हो गया। सेकंड एलिमेंट जनरेट करने के लिए हम मूव टुवर्ड्स द राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट मूव करने के लिए तो कुछ है ही नहीं क्योंकि पूरी रो ले रखी है, पर इस कॉलम में हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड एलिमेंट तैयार होगा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा हमारा, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो A11 इंटू B12 और इस रो का सेकंड एलिमेंट और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट प्लस A12 इंटू B22। इस तरीके से ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हम सेकंड रो को भी डिफाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा A21 इंटू AB11, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस A22 इंटू B21। नाउ फॉर द फोर्थ एलिमेंट A21 इंटू B12, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, A22 इंटू B22। ये तो हो गया हमारा फाइनल आंसर। बट सपोज हमें कोई चीज़ गिवन है, हमें मान लीजिए गिवन है A इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस C1 है एंड B हमें गिवन है R2 क्रॉस C2। तो हमारा कंडीशन क्या है दोनों को मल्टीप्लाई कराने का, C1 इज इक्वल्स टू R2, देन A इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस C1 एंड B इज इक्वल्स टू C1 क्रॉस C2। बट अगर मान लीजिए A और B का हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं और हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स C मिल रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, नाउ A का ऑर्डर R1 क्रॉस C1 एंड B का ऑर्डर C1 क्रॉस C2। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग होगा C1 क्रॉस C2। सो द ऑर्डर ऑफ C इज R1 क्रॉस C2। जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था एग्जाम्पल में कि ये 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4 और ये 1 क्रॉस 4 कैसे आया, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 4 है। ये दोनों एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा 1 क्रॉस 4 जो कि ये है।